इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम वाटर रिसोर्सेज में इंटरस्टेट यानी कि इंडिया और उसके सराउंडिंग जो स्टेट्स हैं, द नेशंस, उनके बीच में जो रिवर वाटर्स को लेकर के डिस्प्यूट्स हैं या कोई एग्रीमेंट्स हैं या कोई भी कंसर्न्स हैं, हम उनके ऊपर लेक्चर्स कवर कर रहे हैं। हमने इंडिया और बांग्लादेश के बीच डिटेल में, चाहे वो तीस्ता रिवर का डिस्प्यूट था, चाहे वो गंगा रिवर की ट्रीटी थी, चाहे कुशियारा रिवर का एग्रीमेंट था, चाहे वो फैनी रिवर का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, उसके सारे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल इम्प्लीकेशंस के साथ आपको समझाया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इंडिया और चाइना के बीच में नदियों के जल के बंटवारे को लेकर के आज दिन तक जो कोई समझौता हुआ ही नहीं है, वो क्यों नहीं हुआ है उस पहलू पर बात करेंगे। समझौते की कमी के कारण दोनों मुल्कों में क्या नुकसान होते हैं वो डिस्कस करेंगे। और इस सारे डिस्कशन के सेंटर में रहेगी एक रिवर, दैट इज़ ब्रह्मपुत्र। तिब्बतन प्लेट्यू का क्या महत्व है, हम उस पर जिक्र करेंगे। और एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आप में डेवलप करेंगे इंडिया और चाइना के बीच में जियोपॉलिटिकल वाटर क्राइसिस को लेकर के, ब्रह्मपुत्र रिवर से जुड़े कंसर्न्स या डिस्प्यूट्स को लेकर के। और हमारे ये जितने लेक्चर्स हैं, आप इसे डोमेन्स से बाउंड मत किया करें। हम यकीनन इसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी की हेडिंग के अंडर पढ़ रहे हैं, हमने यकीनन इसे वाटर रिसोर्सेज में रखा है, लेकिन ये वहाँ तक सीमित नहीं है। हम इन्हें इंटरनेशनल रिलेशंस के तहत भी देखते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस अब जब आप डिस्कस करते हैं, दो मुल्कों के बीच के जो मुख्य कंसर्न्स हैं, उनमें जो बायलेटरल रिलेशंस हैं, आप उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। वाटर रिसोर्सेज से एसोसिएटेड कॉन्फ्लिक्ट साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मुख्य आधार हैं, केंद्र भी हैं। तो आप इन्हें उस कॉन्टेक्स्ट में भी इमेजिन करिए। ओके, मतलब इन्हें कॉम्प्रिहेंसिवली लीजिए। इनके वाया रिवर्स की रिवीजन स्पेसिफिक सेंस में अलग से हो रही है। छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज को आप पढ़ रहे हैं, आप इसे इस सेंस में भी लीजिए। आप कई सारे समझौते समझ रहे हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि अगर फैनी रिवर का समझौता लागू होता है या कुशियारा का समझौता लागू होता है, कृषि को कितना लाभ होगा, भारत को स्ट्रेटेजिकली नॉर्थ ईस्ट को एक्सेस करने में कितनी हेल्प मिलेगी, नए बंदरगाह एग्जिस्टेंस में आएंगे, नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ इंडियन ओशन से कनेक्ट होगा। हर कॉन्टेक्स्ट में इन्हें देखने का प्रयास करिए। जितनी हॉलिस्टिकली हम इन्हें पढ़ा रहे हैं, जितनी कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा रहे हैं, आप उतनी हॉलिस्टिकली और कॉम्प्रिहेंसिवली इन्हें देखिए प्लीज़। इन्हें सिर्फ एक चैप्टर, सिर्फ एक सब्जेक्ट और सिर्फ एक टॉपिक की सीमाओं में मत बांधिए, ये उससे कहीं ज़्यादा है। हमारे पढ़ाने का नज़रिया ऐसा है। और फिर कॉन्टेम्प्रेरी सेंस में ले लें, जिसे आप करंट अफेयर कह देते हैं, उस सेंस में तो ये सारा कंटेंट है ही कंटेम्प्रेरी। ओके, तो शुरुआत है, दैट इज़ इंडिया चाइना ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर इशू। आगे जाके मैंने लिखा है आगे जाके मैंने लिखा है इंडिया चाइना रिलेशंस एंड जियोपॉलिटिक्स ऑफ वाटर। ओके, मल्टीपल इश्यूज हम कवर करने वाले हैं। शुरुआत के भाग में मैं आपको इन ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बताने वाला हूँ। थोड़ा आगे मैं तिब्बतन प्लेट्यू के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि जब तक ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पूरा समझ नहीं आएगा, जब तक तिब्बतन प्लेट्यू के बारे में प्रॉपर नहीं समझेंगे, इनकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं आएगी, सिग्निफिकेंस, तब तक आप जो डिस्प्यूट्स हैं उसकी नेचर को भी नहीं समझ पाएंगे, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी इंटेंसिटी को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इनके बारे में समझाना ज़रूरी है। सो इंडिया चाइना और ब्रह्मपुत्र रिवर इशू। रिवर के कोर में क्या है, इशू के कोर में क्या है, मेन इशू है क्यों? द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेवरल डैम्स ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर, दैट इज़ यारलुंग सेंगपो। यहाँ पे मैंने सिर्फ यारलुंग लिखा है, दैट इज़ यारलुंग सेंगपो इन चाइना। ब्रह्मपुत्र को यारलुंग सेंगपो कहते हैं चाइना में। सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेवरल डैम्स ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर ऑन द चाइनीज साइड हैज़ बिकम अ रिपीटेड कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। तो ये बड़ा मुद्दा है जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। लगातार चीन के द्वारा चाइनीज़ साइड पर चाइना के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे कि वहाँ यारलुंग सेंगपो कहते हैं, उस पर कई डैम्स बनाए जा रहे हैं। ये एक बड़ा कंसर्न है भारत के लिए, बांग्लादेश के लिए, यानी कि लोअर रिपेरियन स्टेट्स के लिए, क्योंकि ब्रह्मपुत्र के कॉन्टेक्स्ट में चाइना अपर रिपेरियन स्टेट है। ओके, ये डैम्स की क्या इंपॉर्टेंस है वो समझेंगे। क्या ये सिंपली इतने तक ही सीमित है कि वाटर की अवेलेबिलिटी में फ़र्क पड़ जाएगा,
या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन या इरिगेशन में फ़र्क पड़ जाएगा? नहीं। शायद ब्रह्मपुत्र पर डैम बनाने के कारण ही कुछ और होते हैं, चाहे वो इंडिया बना रहा है, चाहे वो चीन बना रहा है। हम उस पूरे मायने को समझेंगे। फिर तिब्बतन प्लेचू का क्या महत्व है, चीन ने उसे क्यों 1951 में ऑक्यूपाई कर लिया, उस कॉन्टेक्स्ट को भी सीखेंगे, तभी ये प्रॉपर समझ में आएगा। ओके, सो अब हम सबसे पहले तो समझें ब्रह्मपुत्र के बारे में। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। उसके लिए आई वॉन्ट टू शो यू सम इमेजेस। आप कुछ इमेजेस देखिए ताकि हम ब्रह्मपुत्र के बारे में समझें। पहले हम मोटा मोटा यहाँ पर एक इमेज देखें। आप एक इमेज देखिए तो यहाँ से ये क्लियर हो ही रहा है कि ये जो वाइट कलर है ये नॉन इंडियन एरिया है, और ये जो ग्रे कलर में सारा ये तो इंडिया ही है, आप देख पा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ से चेमायंगदंग ग्लेशियर, ठीक है। तो जो हिमालय पर्वत हैं, हिमालय पर्वतों के आगे परें जा कर के कुछ माउंटेन रेंजेस हैं जिन्हें ट्रांस हिमालयन कहा जाता है। ग्रेट हिमालय के आगे हिमालय जो कॉम्प्लेक्स है उसकी खुद की 3 रेंजेस हैं, शिवालिक हिमालय, हिमाचल हिमालय और ग्रेट हिमालय। उसके परे इसलिए ट्रांस हिमालय है। उनमें एक रेंज आती है कैलाश रेंज, दैट इज कैलाश रेंज। दिस कैलाश रेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेंज। तो इसी कैलाश रेंज से एसोसिएटेड है ये ग्लेशियर, दैट इज चेमायंगदंग ग्लेशियर, और इसी के बगल में है एक लेक, दैट इज मानसरोवर लेक। तो ऐसा कहते हैं कि कैलाश रेंज से एसोसिएटेड चेमायंगदंग ग्लेशियर से मानसरोवर की विसिनिटी में, उसी के बगल में एक रिवर इमर्ज, एक नदी निकलती है, दैट इज़ यारलुंग सेंगपो इन द तिब्बत, दैट इज़ इन चाइना, और उसी को कहते हैं ब्रह्मपुत्र। लगभग 2900 किलोमीटर लंबी है ये चीन, चाइना यानी कि चाइना के ऑटोनोमस रीजन में गुजरती है, दैट इज़ तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन, तिब्बत से गुजरती है। तो चाइना गुजरते हुए इसी के बेसिन में आता है द भूटान। तो चाइना, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, ये रिवर इन 4 कंट्री से ड्रेन होती है। इज़ दैट क्लियर? तो ऐसे में ये चेमायंगदंग ग्लेशियर से ओरिजिन हुई, और आप देख सकते हैं इस तरह से इंडिया के पैरेलल चल रही है, पहले चाइना में चलते 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 शार्प बेंड लेती है, और जब शार्प बेंड लेती है तो इसके लेफ़्ट बैंक से इसे कुछ ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती हैं, जैसे दिबांग, लोहित, धनसिरी, कापिली, और इसके राइट बैंक से इसे ज्वाइन करती है जैसे सुबनसिरी, मानस, तीस्ता। ओके, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, मानस, तीस्ता, सुबनसिरी, राइट बैंक से। लेफ़्ट बैंक से दिबांग, लोहित, धनसिरी, कापिली, ये इसकी लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। यही आगे चली जाती है बांग्लादेश में, यही ब्रह्मपुत्र जमुना कहलाती है। और इसी जमुना को बांग्लादेश में एक नदी और है जो भारत से एंटर हो रही है, दैट इज़ गंगा। लेकिन गंगा जब बांग्लादेश में एंटर हुई है वो पद्मा कहलाती है। तो ये जो ब्रह्मपुत्र है ये बांग्लादेश में जमुना कहलाती है, और जमुना के तौर पर जब ये आगे बढ़ेगी तो ये भारत से आ रही गंगा जो कि बांग्लादेश में पद्मा कहला रही है, ये जमुना उस पद्मा से मिलेगी, और वो ये वाला पॉइंट है, ये बांग्लादेश है और यहाँ पे पद्मा से जमुना मिल रही है। पद्मा कोई और नहीं है, भारत से आ रही गंगा ही है। जमुना कोई और नहीं है, भारत से आ रही ब्रह्मपुत्र ही है। तो दोनों जब मिल जाती हैं तो आगे कंबाइंड एक रिवर के तौर पे आगे बढ़ती हैं, जिसका नाम भी पद्मा ही है। और ये पद्मा आगे जा कर के एक नदी के द्वारा मिलती है, दैट इज़ मेघना। तो फिर ये पद्मा आगे जाके हो जाती है मेघना।
तो ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एंटर होके एक पॉइंट पे होती है जमुना, एक पॉइंट पे होती है पद्मा, एक पॉइंट पे होती है मेघना, और मेघना के तौर पर ये सुंदरबन डेल्टा में बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, सागर में मिल जाती है। ये तो हमने एक इसका फ्लो देख लिया। अब मैं थोड़ी सी स्पेसिफिक इमेजेस आपको दिखाना चाहता हूँ, आप उन स्पेसिफिक इमेजेस को देखिए, समझिए। इस इमेज को देखिए आप ज़रा, ये देखिए, यहाँ पर आपको हिमालय दिखा दिया गया है, हिमालय के परे से आ रही है, ये इस तरह से हिमालय के पैरेलल चल रही है। ये तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन है चीन का, और यहाँ पे कहलाती है ये यारलुंग सेंगपो। देखिए आगे बढ़ती है, यहाँ पर आगे बढ़ती है, यहाँ पर देखिए ये हेयर पिन बेंड लेती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेंड लिया है इसने। तो जब ये इंडिया और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करती है और इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है, जिसे चाइना लोअर तिब्बत बोलता है। चाइना को इंडिया का अरुणाचल प्रदेश चाहिए, वो उसे अपना बोलता है, लोअर तिब्बत कहता है। तो जब ये शार्प हेयर पिन बेंड लेके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को आगे आगे बढ़ती है, और ऐसे में जब ये भारत के अरुणाचल में एंटर होती है, तो भारत के अरुणाचल में एंटर होते समय और अरुणाचल में बहते समय ये दिहांग कहलाती है। तो चीन में, चीन के तिब्बतन रीजन में जब बह रही है, नाम है यारलुंग सेंगपो। ओके। और जब ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस कर गई, भारत के अरुणाचल में एंटर कर रही है और फिर अरुणाचल में बह रही है, तो ये कहलाती है दिहांग। जब ये अरुणाचल में बहते हुए आसाम को पहुंचती है, भारत के राज्य आसाम को पहुंचती है, तो आसाम पहुंच के उसके आगे ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है, ब्रह्मपुत्र कहलाती है। आसाम में ये ब्रह्मपुत्र के नाम से बहती है। उसके बाद जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है, पद्मा से मिलने तक ये जमुना कहलाती है, और जब पद्मा से मिल जाती है फिर तो पद्मा कहलाती है। तो चीन में बहती है यारलुंग सेंगपो के नाम से। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से आगे अरुणाचल में बहते हुए कहलाती है दिहांग। आई बात समझ में? ये देखिए लिखा हुआ है दिहांग, और लाइन डाल के लिखा है सियांग, सियांग या दिहांग। आसाम पहुंचने पर यह कहलाती है ब्रह्मपुत्र, और फिर आसाम में भी ब्रह्मपुत्र ही रहती है। बांग्लादेश में पहुंचने पर यह कहलाती है जमुना, और फिर बांग्लादेश में भी जमुना के नाम से बहती है। इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानी जाती है। वहाँ की भाषाओं के मुताबिक इसके ये नाम हैं। जैसे अरुणाचली भाषा में इसे सियांग या दिहांग कहते हैं, जैसे असमीज़ में इसे ब्रह्मपुत्र कहा गया है, जैसे बांग्ला में यमुना तो नहीं बोला जा पाता तो जमुना, तो बांग्ला भाषा में, बंगाली में जमुना कहते हैं। तिब्बतन भाषा में यारलंग कहते हैं, सेंगपो कहते हैं, यारलंग सेंगपो। तो अलग अलग भाषाओं में इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ये नदी एक ही है। इतनी बात समझ आ गई? ये हुई ब्रह्मपुत्र के बारे में जानकारी। एक जानकारी और है, अब यहाँ पर देखिए ट्रिब्यूटरीज दिख रही हैं। वहाँ पर क्या हुआ था कि दिबांग और लोहित ऐसा नज़र आया लेफ्ट बैंक से आके ब्रह्मपुत्र में मिल रही हैं। अल्टीमेटली तो जब पूछा जाएगा दिबांग और लोहित किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, दिबांग लेफ्ट बैंक से, लोहित लेफ्ट बैंक से, और धनसिरी लेफ्ट बैंक से, कापिली लेफ्ट बैंक से, ये तो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी। अगर पूछा जाए कि दिबांग किसकी ट्रिब्यूटरी, वैसे तो लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, पर स्पेसिफिकली अगर जानेंगे तो दिबांग आके पहले मिलती है लोहित में, फिर लोहित मिलती है ब्रह्मपुत्र से, तो दिबांग नदी लोहित में एंटर करती है। ओके,
ये दिबांग नदी वही नदी है जो नॉर्थ ईस्ट हिमालय के मिशमी हिल से ओरिजिनेट होती है। अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं, बस इतना ही। तो यहाँ इस मैप में साफ बताया गया है। ये आ गई आपकी सियांग या दिहांग यानी कि ब्रह्मपुत्र। तो इसको आप देखिए, पहले दिबांग आई और यहाँ से देखिए लोहित आ रही है। तो दिबांग देखिए यहाँ पर पहले लोहित में मिल रही है। दिबांग देखिए पहले लोहित में मिली, फिर लोहित जा कर के मिली है दिहांग से। ओके, फिर आगे जब बढ़े हैं तो इसी ब्रह्मपुत्र में आके मिली बूढ़ी दिहांग। और फिर यहाँ पर देखिए धनसिरी मिली, यहाँ पर देखिए कापिली मिली। ये सारी लेफ्ट बैंक की है। अब राइट बैंक से देखिए सुबनश्री मिली, कामेंग मिली, मानस मिली, संकोश मिली। यहाँ पर देखिए ये सारी, तो ये देखिए तीस्ता आकर के मिली, ये देखिए जलढाका आकर के मिली, ये देखिए रैदाक आके मिली। तो ये इस तरह से नदियाँ सारी मिलती हैं। और नीचे देखिए बह रही है जमुना के नाम से। यहाँ पद्मा से मिली तो हो गई पद्मा। ओके, तो इस मैप में सारी ट्रिब्यूटरीज अच्छे से दिख रही हैं, इसलिए मैप दिखाया। और भी मैप रुको वैसे ही रहने दो। यहाँ पर देखो स्पष्ट नज़र आ गया, सिर्फ ट्रिब्यूटरीज का ही मैप है। काले रंग में जो दिखाई गई वो ब्रह्मपुत्र है। यहाँ सियांग या दिहांग जो कहना है कहिए आप। देखिए दिबांग लोहित में मिल रही है। फिर देखिए यहाँ पर आगे और नाम दूसरे आगे, उतना नहीं हमें जाना। देखिए सुबनसिरी, मानस, संकोश, तीस्ता सारी मिल रही है। ओके, तो मैप वाइज जितने ज़रूरी मैप थे वो मैंने आपको यहाँ पर अब ऑलमोस्ट दिखा दिए हैं। अब और कोई खासा ज़रूरी मैप नहीं है। ठीक है, पढ़ें इसके बारे में, जो लिखा है पढ़ें। हमने अच्छे से आपको एहसास दिला दिया हम क्या पढ़ा रहे हैं, आप किस टॉपिक के वाया जा रहे हैं। हमारा पढ़ाने में ये एक मूल चीज़ है कि सबसे पहले हम विषय को स्थापित करते हैं, हम सब्जेक्ट मैटर को इस्टेब्लिश करते हैं। पहले थोड़ा समय लगता है उस चीज़ में, पर वो बहुत सारे पर्पसेस को रिजॉल्व करता है, क्योंकि इसे बार बार रिपीटेटिव मैनर में वेस्टलेस रिविजन्स की एक्टिविटीज़ नहीं करनी पड़ती। एक या दो बार में ही चीज़ इतनी पक्की हो जाती है कि एक सिंगल ग्लिम्स ही बहुत है किसी चीज़ का दोबारा जब देखें तो, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप होती है। सो अबाउट ब्रह्मपुत्र, इट ओरिजिनेट्स अंडर द नेम ऑफ सियांग और दिहांग। तो जब ये ओरिजिनेट होती है वहाँ पर सियांग या दिहांग नदी के रूप में ही ओरिजिनेट होती है, ऐसा नाम डाला जाता है। इट ओरिजिनेट्स अंडर द नेम ऑफ सियांग और दिहांग फ्रॉम द चेमायंगदंग ग्लेशियर ऑफ द कैलाश रेंज नियर द मानसरोवर लेक। क्लियर हो गया। इट एंटर्स इंडिया वेस्ट ऑफ सादिया टाउन इन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के सादिया के वेस्ट से एंटर हो रही है इंडिया में। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि सादिया से लेकर के धुबरी तक, ब्रह्मपुत्र का जो स्ट्रेच है मेन, सादिया से लेकर के धुबरी तक, क्योंकि धुबरी के बाद चली जाती है बांग्लादेश में। उसके बाद कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है। सो इट एंटर्स इंडिया वेस्ट ऑफ सादिया टाउन इन अरुणाचल प्रदेश। इट इज़ नोन एज ब्रह्मपुत्र और लुहित इन आसामीज। लोहित को ही लुहित कर देते हैं, तो आसामी भाषा में कहते हैं ब्रह्मपुत्र। मैंने बता दिया आसाम में ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। यारलंग सेंगपो इन तिब्बतन, द सियांग और दिहांग इन अरुणाचली, एंड जमुना इन बंगाली। क्योंकि बंगाली भाषा में क्या है कि वर्धमान वा नहीं होगा तो बोलेंगे बर्धमान, है ना। वन वन बोलने कहेंगे तो बोलेंगे बन, बन में मोर नाच रहा है, वन नहीं। ऐसे बोलेंगे या यमुना, बोलेंगे जमुना। समझ रहे हो बात ना। तो ये कहानी इन भाषाओं में ये अलग अलग नाम से जानी जाती है। अब कभी गलती भी नहीं होगी कि किस जगह पर किस नाम से जानी जाती है ना। अरुणाचली में अगर दिहांग कहते तो अरुणाचल प्रदेश में ही दिहांग के नाम से जानी जाएगी, सियांग या दिहांग। तिब्बती भाषा में अगर यारलुंग सेंगपो कहते हैं तो फिर तिब्बत रीजन यानी कि चीन में ही यारलुंग सेंगपो कहलाएगी। आसामी भाषा में यदि ब्रह्मपुत्र कहते तो आसाम में ब्रह्मपुत्र कहलाएगी। और बंगाली में यदि जमुना कहते हैं तो बांग्लादेश में फिर जमुना ही कहलाएगी। ट्रिब्यूटरीज इसकी इमेजिन कर लेना साथ साथ ही। दिबांग लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी,
लोहित लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, सियांग तो वही इसको कहा ही गया है सियांग, बूढ़ी दिहांग लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, तीस्ता राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, धानसिरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो थोड़ी ट्रिब्यूटरी लिखी है, दिखा मैंने आपको ज़्यादा दी हैं, कामेंग, सुबनसिरी, जलढाका, है ना, रैदाक, कापिली, ये सारी दिखा दी मैंने आपको, मानस, क्लियर, हमने देख ली है। इट इज़ अ पेरेनियल रिवर, ये सदाबहार नदी रहती है, सारा वर्ष सारा साल बहती है, क्योंकि ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से आती है ये। सो इट इज़ नॉट अ सीजनल रिवर, मौसमी नदी नहीं है, सारा साल बहने वाली नदी है, पेरेनियल है। ये कई कारणों से बहुत यूनिक नदी मानी जाती है। वो कारण क्या है? फ्लड बहुत रैम्पेंट है यहाँ पर, और फ्लड के दो बड़े कारण रहते हैं। एक तो जब गर्मियों का ऑनसेट होता है, ग्लेशियर स्नो हैवीली मेल्ट होती है, तो उसके कारण से फ्लड आते हैं। और फिर जब साउथ वेस्ट मानसून स्ट्राइक करता है, इनफ रेनफॉल होता है फिर नॉर्थ ईस्ट में बहुत एक्सेस में, फिर उस वजह से फ्लडिंग होती है। तो दो तरह से ये फ्लड को झेलती है। और क्लाइमेट के चेंज होने के कारण इन फ्लड्स की फ्रीक्वेंसी, इनकी इंटेंसिटी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और वाटर का हाई फ्लो, लो फ्लो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने लगा। या तो बहुत हाई फ्लो होता है या बहुत लो फ्लो होता है, एक स्टेबल और सर्टेन लेवल फ्लो जो है वो इम्पैक्ट होने लगा है। और ये चीज़ बड़े स्तर पर इम्पैक्ट करती है भारत, बांग्लादेश खास तौर, किन चीज़ों को? लाइवलीहुड को, इकोनॉमी को। आई बात समझ में? द पॉपुलेशन, उनकी प्रॉपर्टी, फूड सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें इम्पैक्ट हो रही हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी आगे जा कर के इस टॉपिक में हम ये सारी बातें ध्यान में रखने वाले हैं, तभी मैंने ये बात बताई। दूसरी चीज़, ये नदी जानी जाती है अपने कोर्सेस चेंज करने के लिए। ये नदी और इसकी ट्रिब्यूटरीज कोर्सेस चेंज करती हैं। क्यों चेंज करती हैं? उसका रीज़न है इस रीजन में जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ का सरगर्म होना, एक्टिव होना। जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ से मेरा मतलब है सीस्मिक एक्टिविटीज़। ये बहुत ही हाई अर्थक्वेक प्रोन एरिया में फॉल करती है ये रिवर, तो इसकी वजह से लगातार जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं तेज़ी से। उसकी वजह से रिवर्स नेचुरली डैम हो जाती है, रिवर के फ्लो में नेचुरली ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाती हैं, तो उस वजह से रिवर को अपना कोर्स चेंज करना पड़ता है। तो ड्यू टू द सीस्मिक एक्टिविटीज़ रिवर कोर्स चेंज करती रहती है। लैंडस्लाइड्स बहुत रैम्पेंट है, इस वजह से भी कोर्स चेंज होते हैं। तो इस रीजन की जो जोग्राफ़ी है वो थोड़ी फ्रेजाइल है, फिर जंगलों का तेज़ी से कटना और नुकसानदायक है। ऐसे में ये इलाका कई तरह की मार झेल रहा है आज, और उस माहौल में आप मानिए कि आगे जब मैं पढ़ाऊँगा आप देखेंगे इतने डैम्स बन रहे हैं कि सीस्मी के लिए ये एरिया और वल्नरेबल हो जाएगा। क्योंकि भारत में कोयना नदी के ऊपर जो डैम है, उसके बाद जो कोयना रिवर रिजर्वायर से एसोसिएटेड अर्थक्वेक आया किसी टाइम पे, हमने ये देखा कि रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स भी बहुत ख़तरनाक हैं। आप प्लेट मूवमेंट्स को इम्पैक्ट करते हैं जिन एरियाज़ में ऑलरेडी अर्थक्वेक आने की टेंडेंसीज़ हैं, वहाँ पर रिजर्वायर्स बना करके इतना हैवी वर्टिकल एंड लेटरल प्रेशर क्रिएट करना ऑन द रॉक स्ट्रक्चर्स इज़ नॉट गुड थिंग। वो अर्थक्वेक्स को और तेज़ करता है, ओके, क्योंकि आप बहुत वजन डाल रहे हैं उस पर। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिस्कशन का हिस्सा हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। बस अभी ये इसकी से एसोसिएटेड ये एलिमेंट याद रखो। इट इज़ फ्लडेड ट्वाइस एनुअली। वन फ्लड इज कॉज्ड बाय द मेल्टिंग ऑफ द हिमालयन स्नो इन समर and the other flood due to the monsoon flows. The frequency of these floods have increased and are devastating due to climate change. There are frequent landslides and geological activities forces it to change course
वेरी ऑफन। ओके, लगातार यहाँ पर लैंडस्लाइड्स होते हैं, जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जो इसको मजबूर करती हैं कि नदी बहुत तेज़ी से अपने कोर्स चेंज करती रहती है। नदी के बारे में समझ आया। अब समझते हैं थोड़ा सा तिब्बतन प्लेट्यू के बारे में, और थोड़ा वाइडर सेंस में देखें कि इसे सिर्फ इंडिया चाइना के कॉन्टेक्स्ट में मत देखिए। ये जो भी हो रहा है आज भारत और चीन के बीच में ब्रह्मपुत्र के पानी को लेकर के, वो इस रीजन की लार्जर जियोपॉलिटिक्स से कनेक्टेड है। हमें इसे उस कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है, दैट इज़ इंडिया चाइना रिलेशंस एंड जियोपॉलिटिक्स ऑफ वाटर। क्या है कंसर्न हमारा? कंसर्न ये है कि कंट्रोल ओवर की रिवर्स, so control over key rivers effectively gives China a chokehold on India's economy and poses a wider regional threat. मतलब तिब्बतन प्लेट्यू से निकलने वाली रिवर्स के ऊपर जो कंट्रोल है चाइना का, वो उसे एक ऐसा होल्ड देता है जिस होल्ड के दम पर वो चोक कर सकता है नदियों को, जिसको हम कहते हैं चोक होल्ड, रोक सकता है नदियों को, और इसके फिर बहुत ही वाइड रीजनल थ्रेट बनेंगे। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न फॉर द कंट्रीज शेयरिंग वाटर विद द चाइना, स्पेसिफिकली द रिवर्स कमिंग फ्रॉम द तिब्बतन एरिया। तिब्बतन मानसरोवर एरिया से ही भारत को जो नदियाँ आ रही हैं चीन से, वो मेजॉरली दो साइड पर आ रही हैं, एक द इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज और एक द ब्रह्मपुत्र। इवन गंगा भारत से आती हैं, लेकिन गंगा की जो हेड स्ट्रीम्स जिन ग्लेशियर से आती हैं, वो ग्लेशियर्स चाइना में एक्सटेंड होते हैं। इवन दे आर अंडर द लैंड कंट्रोल ऑफ द चाइना। आई बात समझ में? चलिए, और वो भी तिब्बतन रीजन ही है। सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द तिब्बतन प्लेट्यू। पहले मैं दोबारा ये रीड कर दूं। इंडिया चाइना रिलेशंस एंड जियोपॉलिटिक्स ऑफ वाटर। कंसर्न क्या है? कंट्रोल ओवर की रिवर्स effectively gives China a chokehold on India's economy and poses a wider regional threat. Now, simply understand about the Tibetan Plateau in context of water. हम तिब्बतन प्लेट्यू का क्लाइमेट जियोलॉजी नहीं पढ़ने जा रहे हैं, वाटर के कॉन्टेक्स्ट में। द तिब्बतन प्लेट्यू इज ऑफन कॉल्ड द थर्ड पोल। इसको उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, इसे तीसरा ध्रुव कहते हैं। नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। नॉर्थ पोल इज नोन फॉर द आर्कटिक ओशियन, साउथ पोल इज नोन फॉर द अंटार्कटिका द कॉन्टिनेंट। पर नॉर्थ एंड साउथ पोल दोनों जाने जाते हैं heavily dominated ice sheets, snow ice sheets, the permafrost, permanently frozen soils। इसी तरह से इन दोनों पोल्स के बाहर ये तिब्बतन प्लेट्यू है, जिसे थर्ड पोल के तौर पर देखा जाता है। ओवरऑल वैसे हिमालयन रीजन को ही देखा जाता है। क्यों? ओइंग टू इट्स ग्लेशियल एक्सपेंसेस, ग्लेशियर्स आर हाईली एक्सपेंडिंग इन एवरी डायरेक्शन। तो ग्लेशियल एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। ओके, सो तिब्बतन प्लेट्यू इज ऑफन कॉल्ड द थर्ड पोल ओइंग टू इट्स ग्लेशियल एक्सपेंसेस and vast reserves of fresh water. For as many as 9 countries in the surrounding region, the status of rivers emerging from the Tibetan Plateau is a key concern. चीन के अगल बगल के ऐसे 9 मुल्क हैं, चीन भी इंक्लूडिंग, जिसके लिए तिब्बतन प्लेट्यू एक स्पेशल कंसर्न का एरिया है, क्योंकि वहाँ से इमर्ज होने वाली नदियों के कारण। रिवर्स आर द रीजंस। मैं बताऊंगा कैसे। बड़े मोटा तौर पर 9 मुल्क प्रभावित होते हैं। चाइना हैज़ क्लेम्ड ऑनरशिप ओवर तिब्बत्स वाटर, मेकिंग इट एन अपस्ट्रीम कंट्रोलर ऑफ 7 ऑफ साउथ एशियाज माइटीएस्ट रिवर्स। साउथ एशिया की जितनी भी माइटी रिवर्स, उनमें से 7 नदियाँ चीन अपस्ट्रीम कंट्रोलर के तौर पे कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि चाइना का क्लेम है कि उसके पास है तिब्बतन प्लेट्यू की ऑनरशिप, और वहाँ से ओरिजिन होती है मुख्य नदियाँ। और वो कौन सी हैं? जैसे कि द इंदस, गंगे,